यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हो। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आऊँ सब्सिडी से रिलेटेड 150 क्वेश्चन। और वो सारे क्वेश्चन जो है आज तक के जो है रिफाइनरी के एग्ज़ाम में जो है कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और मैं इस वीडियो की शुरुआत दोस्तों वर्क परमिट से करूंगा। वर्क परमिट से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। तो सबसे पहले समझिए वर्क परमिट क्या है। तो वर्क परमिट जो है, अ वर्क परमिट ऑथराइज अ पर्सन टू undertake specific work in a designated area. These permits are designed to define the safety precaution to be taken depend on the nature of work. इसका मतलब ये है कि सेफ्टी वर्क परमिट जो है एक ऐसा जो है ऑथराइज देगी किसी भी व्यक्ति को, जिससे वो किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे किसी भी काम को करेगा और जो है उसके हिसाब से जो है वो जो है उसके हिसाब से जो है सेफ्टी का ध्यान रखेगा। यानी कि नेचर ऑफ वर्क के नेचर के अनुसार वो सेफ्टी वगैरह का प्रिकॉशन रखेगा, है ना। तो वर्क परमिट जो है बस अथॉरिटी प्रदान करती है। जैसे एक सिंपल भाषा में समझिए कि जैसे आपको जो है अपने प्लांट में काम कराना है कोई काम, तो आप मैकेनिकल वालों को, इलेक्ट्रिकल वालों को या इंस्ट्रूमेंट वालों को तभी एंट्री दोगे जब जो है उनके पास परमिट होगी। परमिट नहीं है तो उनको एंट्री नहीं दोगे, ठीक है। तो अब देखते हैं टाइप ऑफ परमिट। परमिट के टाइप क्या है। तो बेसिकली जो है मेन जो है दो टाइप की ही परमिट होती है। एक होती है हॉट वर्क परमिट और दूसरी होती है कोल्ड वर्क परमिट। जैसे कितनी भी जो है कितनी भी परमिट आप लेकर आओ मेरे पास, मैं उसको क्लासिफाई बस इन्हीं दोनों में करूँगा। कैसे करूँगा दोस्तों। जैसे हॉट वर्क परमिट वह परमिट होती है जिसमें जो है जिस काम करने से, जो कार्य करने से अगर हीट रिलीज हो, यानी कि हीट रिलीज हो, स्पार्क रिलीज हो, टेम्परेचर कहीं से न कहीं से बढ़ रहा है, तो यानी कि वो हॉट वर्क परमिट है ना। जैसे इलेक्ट्रिक वर्क कोई करना है, कहीं भी इलेक्ट्रिक वर्क हम लोग करते हैं तो इलेक्ट्रिक से जो है कभी ना कभी जो है चिंगारी वगैरह या स्पार्क वगैरह रिलीज हो सकता है, तो वहाँ से हीट जनरेट हो सकती है, तो वो हॉट वर्क परमिट में के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा जो है कहीं गैस वेल्डिंग है, कटिंग है या जो है सोल्डरिंग है, कुछ भी है, तो सब जो है आपके हॉट वर्क परमिट में आएगा। उसके अलावा जैसे व्हीकल एंट्री है, तो व्हीकल एंट्री में आप कहोगे कि ये कैसे हॉट वर्क परमिट में आएगा। तो दोस्तों व्हीकल जब एंट्री लेती है कोई भी गाड़ी, तो उसका जो धुआं जो एग्जॉस्ट होता है, तो उसमें से चिंगारी के पार्टिकल, कुछ चिंगारी निकलती हैं, जिससे अगर सॉल्वेंट टैंक के एरिया में अगर वो चला जाए टैंकर या और जो ट्रक है या कुछ भी है, तो उसके जो है साइलेंसर से जो धुआं निकलेगा एक तरह से, उसमें अगर जो है पार्टिकल है, थोड़ा सा भी स्पार्क जनरेट होता है, तो इन्वायरमेंट में जो फैली हुई सॉल्वेंट है वो तुरंत उससे आग पकड़ लेगी और पूरा जो है ब्लास्ट हो जाएगा एक तरह से। तो इसलिए उसके लिए भी जो है व्हीकल एंट्री की परमिट ली जाती है। उसके अलावा जो है कन्फाइंड स्पेस एंट्री में, कन्फाइंड स्पेस एंट्री भी जो है हॉट वर्क परमिट के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि कन्फाइंड स्पेस एंट्री में बेसिकली क्या होता है, जैसे डिस्टिलेशन टावर है, डिस्टिलेशन टावर में जो है ट्रे की क्लीनिंग करानी है, तो वहाँ पे जो है कटिंग वेल्डिंग ही होगा, डिसमेंटल किया जाएगा, उसको हटाया जाएगा, निकाला जाएगा, फिर क्लीन करके फिर लगाया जाएगा। तो ये सब कुछ जो है एक तरह से वहाँ भी चिंगारी जनरेट हो रही है, हीट रिलीज कहीं से न कहीं से हो रही है डिसमेंटल करते वक्त, तो ये सब हॉट वर्क परमिट में आएगा। कोल्ड वर्क परमिट इसका उल्टा होता है, यानी कि दोज वर्क विच नो रिलीज हीट, यानी कि ऐसा काम प्लांट में, ऐसा काम जहाँ जो है जिसको करते वक्त जो है हीट रिलीज न हो। जैसे हाइट वर्क परमिट, कोई हाइट वर्क परमिट जो है इस कोल्ड वर्क में आएगी। क्यों? क्योंकि हाइट पे कोई काम करना है, जैसे फ्लेंज लीक कर रहा है तो उसको टाइट करना है, या कोई लाइन लगानी है, कुछ भी करना है, तो हाइट वर्क में जो है ये कोल्ड वर्क में आएगा। जैसे इसके अलावा जो है एग्जीबिशन वर्क परमिट, खुदाई करनी है आपको, तो खुदाई से स्पार्क वगैरह तो जनरेट होगी नहीं, तो वो जो भी एक तरह से आप उसे क्लासिफाई कर सकते हो कोल्ड वर्क परमिट में। इसके अलावा जो है रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी में बस जो है एक तरह से फ़ोटो लिया जाता है, तो फ़ोटो में लेने से जो है टेम्परेचर का कोई रोल है नहीं, टेम्परेचर बढ़ने का कोई सवाल है नहीं। तो ये भी जो है आपका जो है एक तरह से जो है कोल्ड वर्क में आएगा। इसके अलावा जो है लिफ्टिंग, कोई भी चीज़ जैसे लाइनों का इरेक्शन वगैरह करना है, तो लाइनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप ले जाते हो लिफ्ट करा के, तो ये सब लिफ्टिंग भी जो है कोल्ड वर्क परमिट में आएगा। तो कहने का मतलब है कि मेन जो परमिट होती है वो दो ही टाइप की होती है, एक हॉट वर्क और दूसरा कोल्ड वर्क।
हॉट वर्क में जो है वो काम को सम्मिलित किया जाता है जिनसे जो है हीट रिलीज होती है। कोल्ड वर्क में उन कामों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें जो है हीट रिलीज न हो। इसमें बहुत ही जो है एक जो है मिथ है, जैसे आप कह सकते हो अपवाद भी है। कोई मेरी बात को मानेगा, कोई नहीं मानेगा, तो कोई बात नहीं, लेकिन जो है मेरा व्यूज़ है, मेरा व्यू पॉइंट है, यही है। इसके अलावा जो है आपने सुना होगा कि जनरल वर्क परमिट या जो है जो एक तरह से जनरल वर्क परमिट हुआ या जो है सेफ्टी वर्क परमिट हुआ। तो अब जनरल वर्क परमिट समझ लीजिए इसमें क्या होता है। तो जनरल वर्क परमिट वो परमिट होती है जो स्मॉल वर्क एंड रेगुलर वर्क, यानी कि जो है छोटे छोटे मोटे कामों के लिए, जैसे और रेगुलर वही काम डेली करना है, ठीक है। कोई भी छोटा मोटा काम जो रेगुलर होता आता है तो उसके लिए जो परमिट इशू होती है उसे हम कहते हैं जनरल वर्क परमिट। जैसे मैं जो है एक प्लांट में था तो वहाँ पे स्टेनर एक था, पंप का स्टेनर। तो वो डेली डेली उसकी स्टेनर की क्लीनिंग होती है। तो स्टेनर की जो है पंप के स्टेनर की जो क्लीनिंग होती है डेली बेसिस पे, जैसे डेली समझ लीजिए कि कोई ऐसा दिन नहीं जाएगा नहीं तो वो स्टेनर चोक वगैरह हो जाएगा। तो इसलिए जो ऐसे वो रूटीन है, एक तरह से रूटीन है, रेगुलर वही काम है। तो इस और वो छोटा मोटा काम है, तो इसीलिए उस समय जो परमिट दिया जाएगा उसके लिए तो जनरल वर्क परमिट वो नाम दे दिया जाएगा, जनरल वर्क परमिट। इसे सेफ वर्क परमिट भी कह सकते हैं, जनरल वर्क परमिट भी कह सकते हैं ना। उसके अलावा जो है परमिट के कुछ जो है प्रिंसिपल हैं या परमिट कैसे काम करती है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इसमें से ही क्वेश्चन पूछ देता है। तो परमिट कैसे काम करती है वो समझते हैं दोस्तों। जैसे आपका जो है कोई प्लांट में कोई एक पंप है, तो पंप की जो मैकेनिकल सील लीक कर गई है, ठीक है। मैकेनिकल की सील लीक कर गई है और पंप जो है ऑयली वाटर का है, जो है ऑयली वाटर या ऑयल का समझ लीजिए कि ऑयल का कोई पंप है, उसकी जो मैकेनिकल सील लीक हो गई है। तो अब परमिट कैसे काम करेगी, क्योंकि आपको काम कराना है और जो जहाँ पे अदर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, दूसरा डिपार्टमेंट, वहाँ पे परमिट बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले परमिट को इशू किया जाता है, तो जो इशू करता है उसे जो है इशूअर कहते हैं, यानी कि जो इशू करने वाला, ठीक है। तो इशू कौन करेगा, जैसे इशू करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। जैसे जो है मैं जो है केमिकल वाले जितने भी लोग हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में ही कोई पंप लगा था जिसकी मैकेनिकल से लीक कर गई थी। तो अब जो है प्रोडक्शन वाला क्या करेगा, एक परमिट इशू करेगा, किसके नाम से, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के नाम से, कि जो है पंप की जो है मैकेनिकल सील लीक कर गई है, आप इसे अटेंड कीजिए। तो इशूअर कौन हुआ, जो प्रोडक्शन वाला हुआ, जो किसको जो है किसको इशू कर रहा है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट को। दूसरा आता है, दूसरा जो है परमिट का टर्म आता है वो होता है रिसीवर। रिसीवर का मतलब जो है जो इशू किया और कौन रिसीव किया। तो जो रिसीवर कोई भी हो सकता है। तो इस केस में जैसे पंप की मैकेनिकल सील लीक है, तो इस समय जो रिसीवर है मैकेनिकल डिपार्टमेंट होगा। अगर मैकेनिकल सील लीक नहीं होती, जैसे प्रेशर गेज खराब होता, तो वहाँ पे रिसीवर जो है वो जो है तब सारा मैटर जो है चेंज हो जाता। तो उस केस में जो है इंस्ट्रूमेंट वाला जो होता, इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट, वो रिसीवर होता। अगर पंप की मोटर ख़राब है तो वो जो हो जाएगा इलेक्ट्रिकल को, तो वहाँ पे रिसीवर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होगा। तो मैं इस केस में समझा रहा हूँ, जैसे पंप की मैकेनिकल सील हो गई लीक, तो उसमें जो है प्रोडक्शन वाला ने इशू किया, तो इसलिए उसे इशूअर कहेंगे, इशू करने वाला। और जो है रिसीव उस परमिट को कौन करेगा, वो करेगा मैकेनिकल डिपार्टमेंट। तीसरी जो टर्म आती है वो है क्लियरेंस। तो प्रोडक्शन वाला क्या करेगा, उस मैकेनिकल जो है जो सील कर रही थी पंप की, तो उसको ड्रेन करके, डिप्रेशराइज करके, फ्लश करके और जो पर्ज करके, उसको आइसोलेट करके, वो सब कुछ एकदम ओके करके हैंड ओवर कर देगा और क्लियरेंस दे देगा, किसको, मैकेनिकल डिपार्टमेंट को, कि भैया हमारी तरफ से क्लियरेंस है, आप काम कर लो, ठीक है। फिर परमिट का चौथा स्टेप आता है कैंसलेशन। ये दोस्तों मैकेनिकल जो है, मैकेनिकल इस काम को करता है, यानी कि वो जैसे प्रोडक्शन वाले ने बोल दिया कि भैया हमारे यहाँ से जो है हमने लोटो लगा दिया, आइसोलेट कर दिया, सब कुछ कर दिया, फ्लश आउट वगैरह सब कर दिया, आप जो है मेरी तरफ से क्लियरेंस है, आप काम कीजिए।
लेकिन जो मैकेनिकल की टीम वहाँ पे पहुंची पंप पे और ये पाई कि नहीं भाई, वो तो बस मुंह से ही बोल दिया है, यहाँ पे तो सब उल्टा माजरा है। यहाँ पे तो मैकेनिकल जो सील तो लीक कर ही रही है, उसका न सक्शन वाल्व है, न बंद है, न डिस्चार्ज वाल्व बंद है, और न ही जो है उसका मोटर डीएनराइज है, और न ही उसका जो है प्रेशर रिलीज किया गया। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो वो क्या कर सकता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, वो परमिट को कैंसिल कर देगा कि नहीं भाई काम नहीं होगा, क्योंकि ये तो जो है हैंड ओवर सही से किए ही नहीं है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उन्होंने बस मुँह से ही बोल दिया यहाँ पे कुछ नहीं है, तो उस केस में वो कैंसिल कर देगा। यानी कि उसको जब लगेगा कि हजार बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो वो उसे कैंसिल कर देगा। उसके अलावा जो है अगर कैंसिल नहीं कर रहा है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मतलब सब कुछ ठीक रहा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो वो कैंसिल कर लेगा। ठीक है। पांचवा जो टर्म आता है परमिट में वो आता है एक्सटेंशन। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी परमिट होती है तो ये मानी जाती है कि 8 घंटे की शिफ्ट होती है। जैसे 8 घंटा जो है मॉर्निंग शिफ्ट, उसके बाद 8 घंटा इवनिंग, उसके बाद 8 घंटा नाइट, 8-8 घंटे करके 24 घंटे को डिवाइड किया जाता है। ठीक है। लेकिन 8 घंटे में सपोज करो कि जो पंप की मैकेनिकल सील लीक कर रही थी वो अटेंड नहीं हो पाई, तो वो जो है चली जाएगी दूसरे जो है शिफ्ट में। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, उसके लिए जो है एक्सटेंशन परमिट को एक्सटेंड किया जाता है, यानी कि वो जो है एक्सटेंड कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था कि परमिट को एक्सटेंड कौन करता है, तो परमिट को जो एक्सटेंड करने वाला होता है वो जो है नया बंदा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जो आया होता है वो जो है एक्सटेंड करता है। वो आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा जो पूछा गया है। इसके अलावा जो है एक लास्ट जो टर्म है परमिट क्लोजिंग का। तो परमिट क्लोजिंग का मतलब ये हुआ कि आपके मैकेनिकल सेल जो है अटेंड हो गई, और आप जो है आप उसे लाइन में ले लीजिए, देख लीजिए सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो परमिट को क्लोज कर दिया जाता है। तो ये होता है परमिट में जो है इशू का मतलब, रिसीवर का मतलब, क्लियरेंस का मतलब, कैंसिलेशन का मतलब, एक्सटेंशन का मतलब और परमिट क्लोज का मतलब। ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसके अलावा जो है अब परमिट के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे हाइट वर्क परमिट है, तो हाइट वर्क परमिट में पूछा गया कि कितने मीटर की हाइट पे जो है अगर काम है तो उसके लिए हमें हाइट वर्क परमिट चाहिए। तो दोस्तों जितने हमारी जो साइज है, ह्यूमन जो साइज है, तो व्यक्ति की जो साइज लगभग 1.8 मीटर के आसपास जो है होते हैं। तो इतने तक तो वो आसानी से काम कर लेगा, ज़मीन पे पैर रख के। इतनी अगर 1.8 मीटर की हाइट के नीचे अगर कोई काम है, जैसे लाइन लीक है या कोई वाल रिप्लेस करना है या कोई भी काम है, तो वो जो है 1.8 मीटर की हाइट से नीचे का वो काम खुद कर लेगा। लेकिन 1.8 मीटर की हाइट से ऊपर अगर कोई काम है तो उसके लिए उसको हाइट वर्क परमिट देना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कोई जो है कह रहा है कि इसमें जो है एनी वर्क दैट रिक्वायर्ड एक्सेस टू अ रूफ या सीलिंग एरिया। जैसे रूफ हमारा जो है रूफ, आप जानते हो छत की जो रूफ होती है, या सीलिंग एरिया जो होती है बिल्डिंग की या स्ट्रक्चर की, तो वहाँ पे जानते हो कि वो एकदम हवा में आके काम करना होता है। तो वहाँ पे दोस्तों जो है आपको जो है हाइट वर्क परमिट चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है, तो इसमें फॉलिंग हजार्ड्स का सबसे बड़ा रिस्क है, यानी कि इसमें व्यक्ति गिर जाएगा, गिर के मर सकता है, इसलिए इसमें सबसे बड़ा रिस्क फॉलिंग हजार्ड्स है। दूसरा है एक्सकेवेशन वर्क परमिट। एक्सकेवेशन वर्क परमिट का मतलब कि वही खुदाई वाला काम। तो इसमें क्या है कि वर्क मोर देन 30 सेंटीमीटर डीप, यानी कि आपको 30 सेंटीमीटर जो है गहरा अगर कहीं भी खुदाई करनी है। ठीक है। कोई भी चीज़ खुदाई करनी है, अगर किसी ज़मीन में प्लांट के अंदर अगर 30 सेंटीमीटर के नीचे अगर आपको खुदाई करनी है तो वहाँ पे एक्सकेवेशन वर्क परमिट लगेगा। इसमें क्या है कि क्या कह रहा है कि एनी वर्क दैट इन्वॉल्व द डिगिंग ऑफ होल या पिट या ट्रेंच इन अ ग्राउंड कम अंडर एक्सकेवेशन पर, यानी कि जो है 30 सेंटीमीटर नीचे अगर आपको या तो पिट खोदना है, मतलब गड्ढा खोदना है, या होल करना है, या ट्रेंच नाला बनाना है, तो ये सब काम जो है एक्सकेवेशन वर्क परमिट में आते हैं। और इसका जो रिस्क है, द रिस्क इसमें क्या होता है कि इसमें जो है आप जानते हो कि प्लांट में जो है अंडरग्राउंड लाइन होती हैं, यूटिलिटी की लाइन। यूटिलिटी की लाइन में मेन जो है आपकी वाटर की लाइन होती है। तो वाटर की लाइन जो है
वो फट सकती है, उसमें डायरेक्ट आप होल कर सकते हो। या इंस्ट्रूमेंट केबल, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट केबल भी गई होती हैं उसी जो है जहाँ पे जो है आप देखते हो कि जो है यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, लेकिन जब खुदाई करोगे तो अंदर से इंस्ट्रूमेंट की केबल गई होती है, यूटिलिटी वाटर की लाइन गई होती है, या आईटी की कोई आईटी डिपार्टमेंट की लाइन, या इलेक्ट्रिकल की कोई लाइन गई है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ज़मीन के अंदर जो है 30 सेंटीमीटर के नीचे रहती हैं सब। तो वहाँ पे क्या है दोस्तों, ये सब कट पिट सकती हैं आपको जो है आप यूटिलिटी लाइन में छेद कर सकते हो, या इंस्ट्रूमेंट केबल को तोड़ सकते हो, या इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह कुछ भी हो सकता है ना। तो इसीलिए एक्सकेवेशन वर्क परमिट को दिया जाता है, ताकि जो वो व्यक्ति जो खोदने जा रहा है उसको तो कुछ नहीं मालूम है, लेकिन जो परमिट बनाएगा उसको ज़रूर मालूम होगा कि यहाँ पे इस चीज़ की लाइन है, और उसको ध्यान में रखते हुए वो काम करा लेगा। तीसरी परमिट होती है कन्फाइंड स्पेस परमिट। तो कन्फाइंड स्पेस एंट्री की जो परमिट होती है, ये क्या होती है दोस्तों, तो ये जो है आप इसको रट्टा मान लो कि मेंटेनेंस या क्लीनिंग वर्क इनसाइड द, यानी कि मेंटेनेंस का काम हो या क्लीनिंग काम हो इनसाइड द, इनसाइड मतलब अंदर किसके, वेट यानी कि टब के, पिट मतलब गड्ढा के, डक्ट मतलब पाइप की जो मोटी जो है लाइन को कह सकते हैं, फ्लो यानी कि जो चिमनी में जो फ्लो गैस जाने का जो रास्ता होता है उसमें, या ओवन यानी भट्टी में, या चिमनी के अंदर, या साइलो में, या रिएक्टर में, या वेसल में, या कंटेनर में, या अंडरग्राउंड कोई सीवर है उसमें, या वेल में यानी कि कुआं में, या ट्रेंच यानी कि नाला में, टनल में, है ना। ये जितने भी जो है मैंने लिखा है, अगर इसके अंदर अगर काम होगा तो इसके अंदर कोई भी मेंटेनेंस का काम हो, या इनके इनसाइड कोई क्लीनिंग का काम हो, या कोई भी काम होगा, तो ये सब आएगा दोस्तों कन्फाइंड स्पेस एंट्री में। ठीक है। और इसमें जो है क्या हजार्ड्स होता है, इसमें क्या क्या हजार्ड्स होता है वो भी जान जाइए। इसमें जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि पुअर एयर क्वालिटी, यानी कि उसमें जो ऑक्सीजन नहीं मिलती। जैसे कोई वेसल है, वेसल में आप अंदर घुस रहे हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपको, या एयर जो मिलेगी वो पुअर क्वालिटी में मिलेगी, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होगी। इसके अलावा जो है उसमें टॉक्सिक गैस भी हो सकता है ना। तो उसमें टॉक्सिक गैस हो सकता है, उसमें जो है फायर लगने का चांस है, एक्सप्लोजन होने का चांस है। उसका टेम्परेचर अगर आप अंदर उतर रहे हो तो उसका टेम्परेचर हो सकता है बहुत कम हो, या उसका टेम्परेचर हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, बढ़ जा सकता है। उसके अलावा जो है उसमें आप ट्रैप हो सकते हो, जैसे आप अंदर गए फिर वहीं फंस गए, अंदर ही फंस गए, तो ट्रैपिंग का भी चांस है। उसके बाद फॉलिंग हजार्ड्स, आप डायरेक्ट नीचे ना गिर जाओ इसलिए उसमें फॉलिंग हजार्ड्स है। उसके अलावा बायोलॉजिकल हजार्ड्स, जैसे उसमें वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, अगर कुछ पिट है तो उसमें जो है स्नेक वगैरह रह सकते हैं ना। तो ये सब जो है आपके कन्फाइंड स्पेस एंट्री में आते हैं। और कन्फाइंड स्पेस एंट्री में जाने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। ऑक्सीजन लेवल जो है 21% तक तो होना ही चाहिए। ठीक है। उसके अलावा उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। टेम्परेचर जो है मैक्सिमम जो है 30 डिग्री या 35 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। और माइनस में कभी टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। और उसमें जो है एक्सप्लोजिव लिमिट बिल्कुल जीरो होनी चाहिए, एलियल वगैरह, या उसमें कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हम कन्फाइंड स्पेस परमिट को बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट। तो इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट क्या होता है दोस्तों, ए परमिट रिक्वायर्ड फॉर ऑल वर्क दैट रिक्वायर आइसोलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कह रहा है कि वह परमिट जो जिसमें जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आइसोलेट करने की ज़रूरत होती है, वो सारे जो है काम जो है इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट में आएंगे। जैसे कोई पंप का मोटर है, मोटर पे कोई काम वगैरह करना है तो वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आइसोलेट करने की ज़रूरत है, तो ये जो है इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट में आएगा। तो बहुत सारी जैसे मोटर पे अधिकतर जहाँ पे मोटर केबल पे काम करना होता है वहाँ पे जो है, या पंप पे भी काम करना होता है, तो वहाँ पे पंप पे, कंप्रेसर पे, टरबाइन पे कहीं भी काम करना है तो एक तरह से उसका मोटर चल जाने का चांस है। तो इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या आइसोलेट करने की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट लगेगा। व्हीकल एंट्री परमिट, व्हीकल एंट्री में जैसे कोई भी टैंकर है और ट्रक या टैंकर कोई भी ट्रक जो लाया है टैंकर को, तो
तो उसमें जो है या तो प्लांट में लोडिंग होगी या अनलोडिंग होगी, ठीक है, कि किसी भी केमिकल की, क्योंकि जब केमिकल बनता है, जैसे सॉल्वेंट कोई कंपनी बना रही है, तो जब सॉल्वेंट का मैन्युफैक्चर हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, टैंकर में भर के बाहर सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। तो उस समय जो है टैंकर अंदर आता है प्लांट के अंदर, या जो है कोई कंपनी को कोई चीज़ चाहिए, कोई केमिकल चाहिए तो वो मंगाती है, तो उस कंडीशन में भी टैंकर अंदर आएगा, बाहर जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि टैंक जो ट्रक होता है, ट्रक का जो एग्जॉस्ट होता है, तो वहाँ से जो है स्पार्क चिंगारी निकलने के चांस होते हैं। इसलिए उसको क्या करते हैं कि जो है अच्छे से उसकी जो है पूरी उसमें जो फ्लेम अरेस्टर लगा होना चाहिए, जो फ्लेम को अरेस्ट करे, है ना, स्पार्क अरेस्टर जिसे कहते हैं, वो सब चेक करते हैं इस परमिट में। अगर नहीं है स्पार्क अरेस्टर तो उसको अंदर नहीं आने देते हैं, नहीं तो अगर आग लगने का चांस होता है। इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है, द रिस्क ऑफ फायर बाय स्मोक एग्जॉस्ट, है ना। नेक्स्ट है हॉट वर्क। हॉट वर्क में मैंने बताया था आपको कि इट इज़ यूज कटिंग, वेल्डिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, सोल्डरिंग, ब्रांचिंग, ये सब जहाँ भी काम होगा उस केस में जो है हॉट वर्क परमिट लगेगा। और इसमें सबसे बड़ा रिस्क है फायर और एक्सप्लोजन का, है ना। नेक्स्ट है कोल्ड वर्क परमिट। तो कोल्ड वर्क परमिट वही मैंने बताया था कि जहाँ पे जो है हीट जो है रिलीज ना हो, जैसे स्टेनर के क्लीनिंग हुआ, फिल्टर के क्लीनिंग हुआ, हॉज कनेक्शन हुआ, वाल को रिप्लेस करना है, लाइन का कनेक्शन करना है, ये सब जो है कोल्ड वर्क परमिट में आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा रिस्क नहीं है जिससे आग वाग लगने का चांस हो। इसके अलावा जो होता है रेडियोग्राफी परमिट क्या होता है दोस्तों, टू चेक द क्रैक आर फ्लैप्स ऑफ पाइप, यानी कि ये जैसे आप देखे होंगे कि जैसे हड्डी आपकी टूट जाती है तो उस केस में आप एक्सरे खिंचवाते हो, जिससे पता चलता है कि हड्डी जो है टूट गई है या कितनी टूटी है या मुड़ी है, इस क्वांटिटेटिव को पता चल जाता है। ठीक वैसे ही पाइपलाइनों में जब वेल्डिंग की जाती है पाइपलाइनों की, तो उसमें पोरोसिटी चेक करते हैं, यानी कि उसमें जो है वेल्डिंग सही से हुई है कि नहीं, हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल से अच्छे से जुड़े हैं कि नहीं, यानी कि पाइप खूब अच्छी जो है अच्छे से वेल्ड हो गई है कि नहीं, ये सब चेक करते हैं। पाइप में कहीं क्रैक है या नहीं, ये सब चेक करते हैं। तो इसके लिए जो है रेडियोग्राफी करते हैं। रेडियोग्राफी में जो है वहीं एक्सरे जो है उस पाइपलाइन पर गिराते हैं और वो पूरा बता देते हैं कि हाँ सही है। क्योंकि दोस्तों ये रेडियोग्राफी उन्हीं लाइनों की होती हैं जिनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें जो है जिसमें लगभग जो है 150 kg के प्रेशर को आप इंट्रोड्यूस कराओगे, तो उन लाइनों में रेडियोग्राफी होता है। क्योंकि अगर वो लाइन अगर थोड़ा सा भी लीक हुई तो तुरंत जो है फट जाएगी, है ना। तो उसको बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, वहाँ पर रेडियोग्राफी करके तुरंत उसका पता कर लेते हैं कि सही से वेल्डिंग हुई है या नहीं, है ना। नेक्स्ट है, अब देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं सेफ्टी से रिलेटेड। तो ये है दोस्तों, सबसे पहला जो रिसेंटली अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि कलर ऑफ हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट का कलर क्या होता है, कलर ऑफ कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, कन्फाइंड स्पेस एंट्री के परमिट का कलर क्या होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने जो है पानीपत रिफाइनरी में जो है पेपर जो सॉल्व किया है उसको उसी में हमने डाला है, वो देख सकते हैं आप। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा है कि द इशूअर मस्ट स्टॉप वर्क इफ, यानी कि जो इशू जो कर रहा है काम को वो जो है काम को स्टॉप कर सकता है किस केस में, द जॉब साइट वॉज फाउंड द टू बी अनसेफ, यदि उसको काम जो है अनसेफ लगे तो काम तुरंत जो है रोक सकता है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ एलईएल टू अलाउ हॉट वर्क, यानी हॉट वर्क कराने के लिए एलईएल यानी कि लोअर एक्सप्लोजर लिमिट की वैल्यू क्या होती है, तो वो जो 0 ppm होती है, ये भी पूछा गया था। इसके अलावा हु शुड कीप द वर्क परमिट, यानी कि कौन जो है वर्क परमिट को रखता है, लास्ट में जो है परमिट किसके पास होती है, तो वो दोस्तों जो है इशू करता है उसके पास। नेक्स्ट है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑन वर्क साइट, वर्क साइट पे जो है सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो जो इशू करता है वो और जो रिसीव करता है वो दोनों जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है हु मस्ट साइन अ वर्क परमिट टू एक्सटेंड इट, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि
मैंने वहीं पीछे मैंने आपको इसी पे चर्चा करके बताया था कि जो है परमिट को अगर एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड की जो साइन होती है, सिग्नेचर होता है, कौन करता है? तो वो करता है जो नया जो आया हुआ बंदा होता है, यानी बी शिफ्ट में। जैसे ए शिफ्ट का काम था, नहीं हो पाया, तो बी शिफ्ट में जो भी आएगा वो उसको जो है वो साइन करेगा, है ना, और नया रिसीवर भी साइन करेगा। नेक्स्ट, वर्क परमिट ऑथराइज। वर्क परमिट किस क्या ऑथराइज करती है? तो ये स्पेसिफिक वर्क एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। वर्क परमिट जो है स्पेसिफिक वर्क को स्पेसिफिक लोकेशन में काम करने को ऑथराइज देती है। इसके अलावा जो है एमसीबी का फुल फॉर्म पूछा था, तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी का फुल फॉर्म पूछा है, तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ब्रीथिंग ऑपरेटर्स। ब्रीथिंग ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं, ये भी आया है। तो दोस्तों, ब्रीथिंग ऑपरेटर्स जो है ओपन सर्किट, आपने कहीं देखा होगा, प्लांट में कहीं गए होंगे वोकेशनल ट्रेनिंग या आप जो है अप्रेंटिस में भी, तो आपने देखा होगा कि जो है ऑनलाइन एयर मास्क होता है ना, ऑनलाइन ब्रीथिंग ऑपरेटर्स होता है, सॉरी। और एक जो है क्लोज, जिसे स्काबा कहते हैं, यानी कि सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग ऑपरेटर स्कोबा, तो वो भी जो होता है। तो जो ब्रीथिंग ऑपरेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ जो है SCBA सेट का जो प्रेशर क्या होता है। SCBA सेट का मतलब सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग ऑपरेटर्स का जो है प्रेशर क्या है, ये पूछा जाता है। तो 300 बार जो है लगभग होते हैं, और ये 45 मिनट तक चलते हैं, है ना। और उनकी एयर नोजल, जो एयर नाक में हम लगा के सांस वगैरह लेते हैं, तो वहाँ का कितना प्रेशर होता है, तो वहाँ पे 10 PSI होता है। नेक्स्ट, स्कूबा का फुल फॉर्म क्या है? तो स्कूबा का फुल फॉर्म होता है सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रीथिंग ऑपरेटर्स। जैसे कोई गोताखोर वगैरह नीचे उतरते हैं, तो वो जो है यही सिलेंडर लेके उतरते हैं ना, स्कूबा को। नेक्स्ट है फर्स्ट एड। जो है फर्स्ट एड से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, सॉरी, फर्स्ट एड फायर फाइटिंग अप्लायंस, यानी कि जैसे हम लोग कोई व्यक्ति को चोट वगैरह लगती है तो उसको हम फर्स्ट एड देते हैं, वैसे अगर कहीं छोटी मोटी आग लगे या आग लग जाए तो उसका फर्स्ट एड क्या है? तो जब आग लग जाए तो उसके कुछ फर्स्ट एड हैं, जैसे फायर बकेट होती है, जिसमें जो है या तो पानी भरा होता है या सेंड भरा रहता है, तो उस आग पे तुरंत फेंकना शुरू कर दो। उसके अलावा जो है फायर बीटर एक होता है, जैसे हम लोग पोछा लगाते हैं, वाइपर होता है, वाइपर से जो फ्लोर साफ करते हैं, वैसे ही फायर बीटर होता है, उसे पीट पीट के आग बुझाई जा सकती है। उसके अलावा एस्बेस्टस का ब्लैंकेट होता है, जो बहुत ही जो है आग उसको जल्दी नहीं पकड़ती, तो उसको ब्लैंकेट से भी आग बुझाया जा सकता है। उसके अलावा स्टीयरअप पंप, एक पंप होता है, उससे भी आग बुझाई जा सकती है, हॉर्स ड्रिल के सहायता से। उसके अलावा पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर हैं उनसे भी आग बुझाई जा सकती है। इसके अलावा अब क्वेश्चन जो आया है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। जो फायर एक्सटिंग्विशर है उनके जो है कितने टाइप हैं? तो बेसिकली उनके दो ही टाइप हैं, एक कोनिकल और एक सिलेंड्रिकल। क्योंकि आपने कहीं भी फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा तो या तो कोनिकल रहा होगा या तो सिलेंड्रिकल रहा होगा। उसके अलावा जो है टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, और फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप के हैं? एक तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो क्लास ए टाइप के फायर क्या होते हैं, जो सॉलिड में लगते हैं। जैसे सॉलिड में जैसे आपकी लकड़ी हो गई, कपड़ा हो गया, इन सब में जो आग लगता है, तो वो जो है क्लास ए टाइप के फायर में आती है, और इसको बुझाने के लिए हम सामान्यतः पानी का यूज करते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, ये क्लास बी टाइप में, जैसे लिक्विड में कोई भी गैस लग गई है, जैसे फ्लेमेबल लिक्विड, जैसे पेट्रोल हुआ, ऑयल हुआ, इन सब में अगर आग लग गई है तो उसमें जो है मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे, है ना। और ये क्लास बी टाइप की जो है श्रेणी में आती है। इसके अलावा पूछा गया कि ड्राई केमिकल पाउडर जो है किस श्रेणी की आग को जो है बुझाने में लगाया जाता है? ड्राई केमिकल, तो ड्राई केमिकल जो है सी, यानी कि गैसियस CND, यानी कि गैसियस में, और डी यानी कि मेटल फायर में, इन सब में जो है ड्राई केमिकल पाउडर का यूज किया जाता है। उसके अलावा जो है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो फायर एक्सटिंग्विशर है, उसका यूज हम ई टाइप में करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल फायर में करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ मैकेनिकल फोम किस टाइप का बना होता है? तो मैकेनिकल जो फोम होता है, और जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, तो मैकेनिकल फोम जो है प्रोटीन
का बना होता है, फ्लोरोप्रोटीन का बना होता है, सिंथेटिक फोम का बनता है, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम या एल्कोहल रेजिस्टेंस फोम, ये इन सब चीज़ों का वो फोम बना होता है। अब पूछा है फायर ट्रायंगल, फायर ट्रायंगल क्या होता है? तो दोस्तों आग लगने के लिए जो है 3 चीज़ की ज़रूरत है, एक हीट की, दूसरा फ्यूल की और तीसरा ऑक्सीजन की। अगर ये तीनों हैं, अगर ये तीनों ट्रायंगल बन जाए, जैसे आग का एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, जैसे फ्यूल को आप हटा दो तो हमारा क्या बचेगा, हीट और ऑक्सीजन। तो ट्रायंगल बना नहीं बना। तो जब तक आग तब तक नहीं लगती है जब तक उसका ट्रायंगल ना बन जाए। ट्रायंगल लगने के लिए हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो यही होते हैं, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ हटा दो तो ट्रायंगल बनेगा नहीं और आग लगेगी नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो है फायर टेट्राहेड्रन होता है। टेट्राहेड्रन का मतलब होता है कि ये तीनों ही रहेंगे, बस एक जो है जैसे ऑक्सीजन हुआ, हीट हुई, फ्यूल हुई, ये तीनों रहेंगे। एक चीज़ और जुड़ जाता है, वो जुड़ जाता है केमिकल रिएक्शन, चेन रिएक्शन। जो जैसे इन सब चीज़ों में जब आग लग जाती है तो वो एकदम चेन रिएक्शन बना लेती है और ऐसे ही आग बहुत ही खतरनाक होती है, 2 मिनट में पूरा का पूरा गांव साफ कर देती है ना। नेक्स्ट है 3 प्रिंसिपल टू एक्सटिंग्विश फायर, यानी कि जो है फायर को बुझाने के लिए क्या क्या मेथड अप्लाई किया जा सकता है। तो स्टारवेशन मेथड पूछा गया है, ये कि जो है स्टारवेशन मेथड क्या है। तो स्टारवेशन मेथड में जो है हम फ्यूल को रिमूव कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन है, तो हीट रहेगी, ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन वहाँ पे फ्यूल नहीं रहेगा। तो जब फ्यूल नहीं रहेगा तो वो क्या है, आग बुझ जाएगी। तो स्टारवेशन का मतलब यही होगा। और इसकी एक तरह से आप जानते हो कि भूखा रहना, तो भूखा मतलब जब फ्यूल नहीं रहेगा तो आग भूखा होकर तड़प तड़प के मर जाएगी, यानी कि आग बुझ जाएगी। इसके अलावा एक हमारी जो है स्मूथरिंग मेथड होता है। स्मूथरिंग मेथड मतलब कि रिमूव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करना, यानी कि इस फायर ट्रायंगल में से हीट रहेगी, फ्यूल रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो स्मूथरिंग का जो है शाब्दिक अर्थ होता है कि दम घुटना। तो दम घुटना, दम कब घुटता है, जब हम ऑक्सीजन नहीं रहता है। तो अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई काट दोगे किसी भी आग में से, तो वो जो है आग जो है उसे ऑक्सीजन मिलेगी नहीं और वो घुट घुट के दम तोड़ देगी, यानी कि बुझ जाएगी। तो स्मूथनिंग मेथड में ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। इसके अलावा जो है कूलिंग मेथड, कूलिंग मेथड में जो है हम हीट को ही रिमूव कर देते हैं, यानी कि हीट जो है, फ्यूल रहेगा, ऑक्सीजन रहेगी, लेकिन हीट को रिमूव कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है GHS सिंबल से क्वेश्चन आते हैं। GHS सिंबल इसमें मैंने दोस्तों नहीं मेंशन कर पाया हूँ। इनके कुछ सिंबल होते हैं, जैसे हेल्थ हजार्ड्स के, फ्लेम के, जो है एक्सक्लेमेशन मार्क दिया रहता है, गैस सिलेंडर का, कोरोजिव का, ये सारे जितने भी हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं खोपड़ी बनी होती है और उसके चारों तरफ जो है 2 हड्डियां जो होती हैं वो नीचे लगी रहती हैं, तो ये एक GHS सिंबल है। तो इसका क्या मतलब है, इनसे भी पूछ लेता है ना। उसके अलावा नेफा डायमंड, नेफा डायमंड के बारे में पूछता है। तो नेफा डायमंड का फुल फॉर्म होता है हमारा नेफा का फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए कि नेफा का फुल फॉर्म होता है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। और इसका एक डायमंड है, डायमंड में जो है नेफा डायमंड में जो है 4 पार्टों में ये बटा हुआ है। इसमें एक रेड कलर है, येलो कलर है, वाइट कलर है और ब्लू कलर है। रेड कलर जो है फायर हजार्ड्स को शो करता है, येलो कलर जो है इंस्टेबिलिटी को यानी रिएक्टिविटी को शो करता है। उसके बाद ब्लू कलर जो है हेल्थ हजार्ड्स को, और जो है वाइट जो है स्पेसिफिक हजार्ड्स को शो करता है। और इसमें जो है रेटिंग दी गई है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो अगर रेटिंग में नेफा डायमंड में जो रेटिंग 2 है तो इसका मतलब क्या है। तो 2 का मतलब दोस्तों जो होता है जैसे 0 का मतलब कि बहुत कम हजार्स, 1 का मतलब कि है हजार्स है, लेस हजार्स है, 2 का मतलब कि जो है मीडियम हजार्स है, और 3 का मतलब कि हाई हजार्स है, और 4 का मतलब कि जो है एक्सट्रीमली हजार्स है। यानी कि अगर फायर के केस में लें तो 0 का मतलब कि फायर नहीं लगने का चांस है, जैसे पानी है। 1 का मतलब कि फायर लग सकता है, जैसे कोई भी केमिकल जो है बहुत टेम्परेचर दोगे तो वो जल सकती है ना। 2 का मतलब कि
अच्छी खासी आग लग सकती है। 3 का मतलब कि बहुत ज़्यादा आग लग सकती है। 4 का मतलब हाईली आग, जैसे एनजी गैस है वो तुरंत आग पकड़ लेती है ना। तो इसकी रेटिंग है, इसको आपको जानना है। इसके अलावा जो है पूछा है क्लोरीन गैस क्या है, तो क्लोरीन गैस जो है टॉक्सिक गैस है। इसके अलावा जो है एथिलीन गैस क्या है, तो एथिलीन गैस जो है फ्लेमेबल गैस के श्रेणी में आती है। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग पीपी यूज ड्यूरिंग फिलिंग और ड्रम बाय केमिकल, यानी कि केमिकल किसी ड्रम में आप डाल रहे हो तो कौन सा जो है पीपीज आप यूज करोगे, तो उसके लिए जो है दोस्तों BA सेट, ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट का यूज आप करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड विंड डायरेक्शन इन प्लांट, प्लांट में जो है विंड डायरेक्शन को आप कैसे प्राप्त करोगे, तो जैसे आप ये जो है स्टीम, जैसे इसका ऑप्शन है कि जैसे कोई स्टीम ट्रैप है तो स्टीम ट्रैप की तरफ ध्यान से देखेंगे तो स्टीम ट्रैप से जो स्टीम थोड़ी थोड़ी निकलती रहती है, कंडेंसेट जो निकलती रहती है, तो जो है जिस डायरेक्शन में उड़ेगा तो वैसे ही आप जान रहे हो कि विंड डायरेक्शन ऐसी ही है। इसके अलावा जो है पूछा है ये जो है क्वेश्चन कि व्हाट आर द 3 इंग्रेडिएंट इन फायर नीडेड इन ऑर्डर टू बर्न, यानी कि आग लगने के लिए क्या क्या 3 इंग्रेडिएंट चाहिए, तो फ्यूल, हीट और एयर चाहिए। नेक्स्ट व्हाट कैन यू डू प्रिवेंट अ फायर, आप जो है फायर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, तो कीप योर वर्क प्लेस फ्री फ्रॉम रबिश, आप जो है कचरा वगैरह जो आग लगने वाले जो कचरे होते हैं उनको जो है आप अपने वर्क प्लेस से हटा के। नेक्स्ट यू शुड नेवर टैकल इन फायर विच, यानी कि आप उस आग को नहीं, आपको नहीं बुझाना है जो आग क्या है बिगर देन द वेस्ट पेपर बास्केट, जो वेस्ट पेपर बास्केट में जो लगी हुई आग है उससे कहीं बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग डू यू शुड इफ़ यू फाइंड अ फायर, यानी कि आप सबसे पहला काम क्या करोगे जब पा रहे हो कि आप जो है आग लग गई है, तो आप क्या करोगे राइज अलार्म बाय प्रेसिंग द ब्रेक ग्लास कॉल पॉइंट, तो अगर आग लगे आप कहीं भी देखें तो तुरंत MCP जो होते हैं मैनुअल कॉल पॉइंट जो है ग्लास होती है वो तुरंत फोड़ डालिए ताकि वो अलार्म चला जाए अंदर, है ना। या दूसरा चीज़ आप ये कर सकते हो से फायर 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 फायर, यानी कि आग 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 ऐसे करके चिल्ला सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर वुड यू यूज़ इन पेपर फायर, पेपर फायर अगर लगी है तो किस टाइप का जो है फायर एक्सटिंग्विशर यूज करोगे, तो पेपर है वो सॉलिड है तो सॉलिड में हमारा वाटर ही लगेगा। नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर वुड यू यूज इन इलेक्ट्रिकल फायर, तो इलेक्ट्रिकल फायर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। वहाँ पे दोस्तों आप ड्राई केमिकल का यूज क्यों नहीं करोगे, वो आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको वहाँ पे जो है DCP का यूज़ करना है, ड्राई केमिकल पाउडर का यूज़ आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, ड्राई केमिकल का पाउडर का यूज क्यों नहीं कर सकते, वो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है क्लास A फायर में क्या इन्वॉल्व है, तो क्लास A फायर में आपको बताया कि जो है आप ऑर्डिनरी कंबस्टाइल जैसे सॉलिड में जैसे वुड हुआ, प्लास्टिक हुआ या पेपर हुआ, इनमें जो आग लगी है उसे क्लास A फायर में वो करते हैं। और इसमें जो कौन कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं वो उसमें यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा वाटर को कर सकते हैं, फोम को कर सकते हैं, ABC पाउडर को कर सकते हैं। एक नया आया है AFFF नॉल्वेट TM 1230, इसका भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है क्लास B फायर क्या है और इसमें किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हो, तो A सॉलिड के लिए, B जो है लिक्विड के लिए, फ्लेमेबल लिक्विड के लिए, और इनके लिए जो है क्या यूज करोगे इसमें लगी आग को बुझाने के लिए, तो इसमें जो फोम हुआ, CO2 हुआ, AFFF हुआ, ABC पाउडर हुआ, और ये सारी चीज़ यूज कर सकते हो। इसके अलावा क्लास C टाइप के फायर में हम क्या यूज कर सकते हैं, हाँ एक सेकेंड, हाँ आ गया अपना क्लास C। क्लास सी में जो है ये दोस्तों क्लास सी को जो है पहले जो है डिवाइड किया गया था इलेक्ट्रिक फायर में, यानी कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में कोई आग लगती थी तो उसको क्लास सी में डिफाइन किया गया था। लेकिन इस ज़माने में, इस समय मॉडर्न टाइम में जो है क्लास सी जो फायर है वो फ्लेमेबल गैसों के लिए है, और फ्लेमेबल गैसों को जैसे ब्यूटेन हुआ, प्रोपेन हुआ, इनमें अगर आग लग गई तो वो क्लास सी में आएगी। लेकिन पहले इलेक्ट्रिकल में थी, इलेक्ट्रिकल फायर को क्लास सी में कहा जाता था। तो इसमें जो है जो फायर एक्सटिंग्विशर एजेंट है वो जो है CO2 हुआ और BC पाउडर हुआ, ABC पाउडर हुआ, और AFFF ये नया आया है ये भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है क्लास डी
टाइप के फायर। तो क्लास डी में जो है हमारे जो है जितने भी कंबस्टाइल मेटल हैं उनमें अगर आग लग जाए, जैसे सोडियम वगैरह हुआ, तो उसको बुझाने के लिए क्लास जो है वो उसकी आग जो है क्लास डी में आएगी, और उसको बुझाने के लिए हम जो है ड्राई पाउडर ओनली जो है ड्राई पाउडर का यूज करेंगे, है ना। उसके अलावा जो है क्लास ई इस समय आई है, नया है क्लास ई टाइप के फायर। तो क्लास ई में जो है इलेक्ट्रिक फायर को इन्वॉल्व किया गया है। क्लास एफ में जो है ऑयल एंड फैट में जो लगी हुई आग है उसको, जिससे एडिबल ऑयल की बात हो रही है, एडिबल ऑयल या एडिबल ऑयल के में जो फैट वगैरह है उसमें अगर आग लगे तो उसे क्लास एफ में वो किया गया है, रिफाइंड। नेक्स्ट है द बेस्ट वे टू फाइट अ फायर, यानी कि सबसे अच्छा तरीका आग से लड़ने का क्या है, तो वो है दोस्तों इज टू प्रिवेंट इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि उस आग से बचना सबसे पहले। जैसे कहा जाता है ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि जो है जो प्रिकॉशन जो है वो जो है क्योर से बहुत अच्छा माना जाता है, ये इसीलिए सबसे पहले आग लगने ही दो। ए स्मॉल फायर क्या है, तो ऑफन कैन extinguished by suffocated it can generally done with wet towel and it can quickly to become a large fire, यानी ये सभी सही है। कह रहे कि उसे जो है सफोकेट करके बुझाया जा सकता है, या उसमें टॉवेल गिरा के गीला टॉवेल फेंक के बुझाया जा सकता है, या वो जो है जल्दी जो है बड़ी रूप धारण कर सकते हैं, यानी ऑल ऑफ दिस सही है। नेक्स्ट, द फायर अलार्म शुड बी पुल्ड एंड द फायर डिपार्टमेंट शुड बी कॉल्ड, यानी कि कब आपको फायर अलार्म को दबाना है और कब फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है। तो ओनली व्हेन द फायर इज आउट ऑफ कंट्रोल, ये तभी काम करना है जब फायर जो है आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो। अगर आपके कंट्रोल में है तो मत को बुलाओ। नेक्स्ट, नेफा का फुल फॉर्म क्या है, तो नेफा का फुल फॉर्म नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। उसके अलावा कह रहा है कि एक्सटिंग्विश जो केमिकल लेबोरेटरी में जो आग लगी होती है, तो मतलब केमिकल लेबोरेटरी में कौन सा जो है फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। केमिकल लेबोरेटरी प्रयोगशाला में कौन सा जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, तो वह ड्राई केमिकल। इसके अलावा कह रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जाम्पल क्या है, इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि H2C गैसोलीन H2K। दोस्तों रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो केमिकल होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। उसके बाद पूछा है कि एग्जांपल ऑफ कोरोजिव केमिकल, इसमें कोरोजिव केमिकल कौन है, तो कोरोजिव केमिकल क्या होता है दोस्तों, कोरोजिव आर केमिकल दैट कैन कॉज विजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ लिविंग टिश्यू एज वेल एज डिस्ट्रक्शन ऑफ द अदर मटेरियल, यानी कि जो आपके जो टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर दें। जैसे आपने जो है सल्फ्यूरिक एसिड अपने हाथ पे गिरा दिया तो वो जो है आपके पूरे टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कोरोजिव केमिकल के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। इसके अलावा कह रहा है कि वाटर रिएक्टिव केमिकल इसमें कौन सा है, तो वाटर रिएक्टिव केमिकल की परिभाषा समझ लीजिए कि वाटर रिएक्टिव केमिकल आर क्लासिफाइड द मटेरियल दैट रिएक्ट विथ वाटर एंड रिलीज एनर्जी वेरी वॉयलेंटली, यानी कि वाटर रिएक्टिव केमिकल जो होते हैं ना, वो जैसे ही पानी को पाएंगे तो उसमें जो है बहुत तेज़ी से रिएक्शन करके और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड कर जाएंगे बहुत तेज़ी से। जैसे सोडियम है, सोडियम को पानी में रख दो तुरंत जल उठेगा। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ एयर रिएक्टिव इंक्लूड, यानी कि एयर रिएक्टिव केमिकल क्या है, तो वही हुआ उसका उल्टा, यानी कि जैसे उसमें वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे थे ये एयर में रिएक्शन कर जाएंगे। जैसे पोटेशियम को एयर में छोड़ दो तो आग लग जाएगी। तो ये सब एयर से हाईली जो है रिएक्शन कर देते हैं। नेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ हाईली टॉक्सिक केमिकल, टॉक्सिक का मतलब कि अ टॉक्सिक सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी पॉइजनस और कॉज हेल्थ इफेक्ट। मोस्ट टॉक्सिक केमिकल नेम जो है बोटुलिनम, जिसमें से कह रहा है कि टॉक्सिक सब्सटेंस वो हैं जो है अगर आप यूज़ करोगे तो वो आपके लिए जहर बन जाएंगे। ऐसे केमिकल को हम टॉक्सिक कहते हैं। और कह रहा है कि वर्ल्ड का सबसे टॉक्सिक केमिकल कौन सा है, तो है दोस्तों बोटुलिनम। क्यों, क्योंकि इसका एक नैनोग्राम यानी 10⁻⁹ ग्राम अगर मिल जाए, कोई अगर खा ले तो तुरंत जो है मर जाएगा। 1 नैनोग्राम ये किसी व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट, सेल्फ रिएक्टिव केमिकल का एग्जांपल पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और सेल्फ रिएक्टिव केमिकल क्या होता है, कह रहा है कि सेल्फ रिएक्टिव केमिकल आर थर्मली अनस्टेबल लिक्विड या सॉलिड, और ये जो है
एक्जोथर्मिक जो है डिकम्पोजिशन कंटिन्यू करता है। कर रहा है ये कि जो है एक तरह से जो है सेल्फ रिएक्टिव केमिकल क्या होते हैं, आप देखते होंगे कि जो है जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो जो है सेल्फ जो है रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। उनको जो है ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में जो है कंटिन्यू जो है रिएक्शन करते रहते हैं। जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो कंटिन्यू उनका रेडिएशन निकलता रहता है, उनसे रेडिएशन निकलता रहता है। क्यों निकलता है? क्योंकि वो सेल्फ रिएक्टिव हैं। वो जो है उनका रेडिएशन कंटिन्यू निकलता रहता है। रेडिएशन निकालने के लिए वो जो है ऑक्सीजन या एयर की ज़रूरत उन्हें है ही नहीं, वो सेल्फ रिएक्शन कर जाएंगे। तो ऐसे को हम सेल्फ रिएक्टिव केमिकल कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए के एग्जाम्पल है। इसके अलावा इनकम्पैक्टिबल केमिकल क्या होते हैं दोस्तों? इनकम्पैक्टिबल केमिकल वो केमिकल होते हैं जिनको किसी दूसरे केमिकल में मिक्स किया जाए तो वो जो है हाईली जो है एक तरह से हाईली रिएक्टिव हो जाएंगे, अनडिजायर जो है रिएक्शन कर जाएंगे, है ना। जैसे अमोनिया है, अमोनिया को जो है क्लोरीन गैस के पास आप ले जाओगे तो तुरंत वो एकदम भयंकर धुआं छोड़ देगी, है ना। और क्यों? क्योंकि वो उसके साथ जो है एक तरह से इनकम्पैक्टिबल केमिकल है। अगर वहीं अमोनिया को पानी में मिला दो तो बहुत हाईली डिजोल्व हो जाएगी, उसके साथ वो बॉन्ड बना लेंगे, है ना। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक्स आर पोटेंशियल हैजार्ड्स बिकॉज। तो ऑर्गेनिक जितने भी सॉल्वेंट होते हैं उन वो जो है कह रहा है कि मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो डायरेक्टली थ्रू द स्किन, यानी स्किन से डायरेक्टली एब्जॉर्ब, मोस्ट ऑर्गेन लिक्विड बर्न, यानी कि इसमें से सारे जो है वोलेंटली और फ्लेमेबल, यानी कि ऑल ऑफ दी चीज़ के सब सही है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट सच है TFF एंड ईथर, इथाइल ईथर, ये बहुत ही हजार्डस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये दोस्तों ये फ्लेमेबल होते हैं, दे फॉर्म एक्सपोज हुए, अगर इनको एयर में छोड़ दिया जाए तो एक्सप्लोजन कर जाएंगे। दे पेनिट्रेट द स्किन, यह स्किन को पेनिट्रेट करते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज इनके सही हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोजर टू डाइल्यूट एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इंडिकेटेड बाय, यानी कि अगर आप जो है आपके आसपास जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक्सपोज कर गई है तो कैसे पता चलेगा? तो जब HCl रिलीज होती है तो उस केस में जो है रैपिड रेडेनिंग ऑफ अफेक्टेड एरिया एंड इमीडिएट बर्निंग सेंसेशन, नो इमीडिएट पेन बट दे आफ्टर सेवरल हावर एक्सपेक्टेशन। कह रहा है कि जब HCl एक्सपोज होती है एनवायरनमेंट में तो वो कुछ समय बाद जो है एरिया जो होती है वो जो है एक तरह से रेडिनिंग मतलब कि नाकों में चुभने वाले जो है गैस प्रदान करने लगती है। उसके अलावा जो है जलने की जो है ऐसा लगेगा कि स्किन जल रही है और कुछ देर बाद बहुत पेन होगा, यानी कि ये तीन ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि लेबल ऑन बॉटल कंटेनिंग हजार्ड्स केमिकल मस्ट इंडिकेट, जो लेबल होता है किसी भी केमिकल का जो लेबल होता है, लेबलिंग करते हैं, वो क्या क्या बताता है? तो वो दोस्तों कह रहा है कि वो तो जो लेबल रहेगा वो जो है केमिकल का नाम भी बताएगा, केमिकल के डेंजर वार्निंग या केमिकल्स जो खतरनाक है या चेतावनी या उसकी सावधानियाँ, ये सब उस पर लिखा रहेगा। कौन सी कंपनी में बना है ये बताएगा, फर्स्ट एड इंस्ट्रक्शन देगा, और यानी कि ये सब कुछ इसी का ऑप्शन नंबर F सही है, ठीक है। कोरोजी इफ़ द लेवल कोरोजिव ऑन द केमिकल कंटेनर, यदि जो कोरोजिव किसी कंटेनर पे कोरोजिव लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि द कॉन्टैक्ट डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यू एज वेल एज इक्विपमेंट, यानी कि वो जो लिविंग टिश्यू को जो है डिस्ट्रॉय कर देंगे और जिस इक्विपमेंट पे लगेंगे उसे भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर किसी केमिकल पे फ्लेमेबल लिखा है तो फ्लेमेबल का मतलब, तो फ्लेमेबल सब्सटेंस आर दोज गैसेस लिक्विड या सॉलिड दैट विल इग्नाइट एंड कंटिन्यू टू बर्न इन एयर इफ एक्सपोज टू सोर्स ऑफ इग्निशन। कह रहा है कि फ्लेमेबल का मतलब वो होता है जो जिनको अगर थोड़ा सा भी स्पार्क मिल जाए या टेम्परेचर मिल जाए तो तुरंत बर्न कर जाएंगे, जल जाएंगे, इग्नाइट हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन ई है कि इजीली इग्नाइट एंड कैपेबल ऑफ बर्निंग रैपिडली। नेक्स्ट है फेटल इफ सेलो, मतलब कि
अगर आप जो है जो है खा लोगे तो फेटल यानी कि मर जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दैट द सब्सटेंस विल कॉज डेथ इफ सफिशिएंट अमाउंट इंगेस्ट, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में अगर आप ले लिए तो आप मर जाओगे। नेक्स्ट है टेट्रागेंस। टेट्रागेंस क्या होता है दोस्तों? तो आर सब्सटेंस दैट कॉज बर्थ डिफेक्ट आर फेटल डेथ। जो बर्थ डिफेक्ट वगैरह करेगा, मतलब जो बच्चा जन्म रहा है उसमें जो है कोई डिफेक्ट ला सकता है, वैसे केमिकल को टेट्राजीन्स कहते हैं। नेक्स्ट है व्हेन डाइल्यूट एन एसिड विथ वाटर। जब किसी एसिड को वाटर के साथ डाइल्यूट कर रहे हो तो आप क्या करोगे? तो उसमें ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, यानी कि उसमें जो है हमेशा एसिड जो है वाटर में डालिए, न कि वाटर को एसिड में डालनी है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है 98%, तो उसको कंसनट्रेट करना है, तो ये नहीं है कि सल्फ्यूरिक एसिड में आप पानी डाल। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड में जो है हाईली कंसनट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड उसमें पानी डालोगे, इतना भयंकर जो है एक्सप्लोजन होगा कि पूरा आप ही जल जाओगे, पूरा पूरा, है ना, एक्जोथर्मिक रिएक्शन बना के। तो वही करा है कि एसिड को पानी में डालना चाहिए, ना कि पानी को एसिड में, है ना। फॉस्फोरिक एसिड क्या है? तो फास्फोरिक एसिड क्या है कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। एक तरह से ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती है ना। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या है? तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पिक्रिक एसिड क्या है? तो ये सभी ऑल ऑफ दीज इसका सही है, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा इस अगर मरकरी कहीं फैली हुई है तो वो जो है बहुत ही डेंजरस है, बिकॉज जो है इसकी वेपर जो है जो आप इनहेल करोगे वो पॉइजन बन जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है ये सही है या गलत है कि फॉर्मल्डिहाइड जो है एलिजीन एज वेल एज सस्पेक्टेड कार्सोजेनिक। कार्सोजेनिक का मतलब होता है कि कैंसर प्रदान करने वाला, यानी कि कैंसर हो जाना। तो जो है फॉर्मल्डिहाइड है उससे वो जो है एक तरह से कैंसर एजेंट है। अगर फॉर्मल्डिहाइड को आप हैंडल कर रहे हो तो कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है TWA। TWA का फुल फॉर्म क्या है? तो TWA का फुल फॉर्म है टाइम वेटेड एवरेज। नेक्स्ट है जो है टाइम वेटेड एवरेज क्या है, ये भी समझ लीजिए। इसमें मैंने लिखा है कि टाइम वेटेड एवरेज जो है 8 घंटे कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन है उस केमिकल की, जिससे वो जो है उसके हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना पड़े। आप इंग्लिश में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा TLV का फुल फॉर्म पूछा, तो TLV का फुल फॉर्म है थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। और थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू क्या कहती है? थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू ये कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहा है और उसको कोई भी जो है हेल्थ इफेक्ट नहीं हो रही है ना। नेक्स्ट है डेंजर। डेंजर का मतलब क्या है? तो डेंजर का मतलब होता है कि अगर डेंजर कहीं लिखा है, अगर आपने उसको अवॉइड कर दिया तो इट विल कॉज डेथ आर सीरियस, यानी कि यह जो है बहुत सीरियस इंजरी कर सकता है या आप की डेथ हो सकती है अगर इसको डेंजर को जो है वो किया तो नहीं माना तो। अगर कहीं केमिकल में जो है वार्निंग लिखी है तो वार्निंग का मतलब है कि इसमें जो है आपने अगर जो है वार्निंग सिंबल को अवॉइड किया तो इट कैन कॉज डेथ या सीरियस जो है इसमें भी सीरियस इंजरी हो सकती है और आपकी जान जा सकती है ना। वार्निंग अगर दी गई है लेकिन आप वो काम कर दिए तो। काउंट्रेशन यानी कि सावधानी। सावधानी का मतलब ये होता है कि इट मे बी, यानी कि अगर आप जो है सावधानी लिखा है लेकिन आप सावधान नहीं हुए तो वो जो है आपका जान वगैरह नहीं लेगी, लेकिन स्मॉल इंजरी, माइनर इंजरी कर सकती है ना। नेक्स्ट एलर्जिक रिएक्शन क्या है? तो एलर्जिक रिएक्शन डू नॉट ऑलवेज इन्वॉल्व द इम्यूनो सिस्टम, इसका ये सही है। और एलर्जिक रिएक्शन क्या है वो आप पढ़ लीजिएगा। MSDS का फुल फॉर्म क्या है? तो MSDS का मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट है। उसके अलावा जो है कह रहा है कि वेयर कैन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पेसिफिक केमिकल सेफ्टी बी फाउंड। तो MSDS में सारी जो है किसी भी केमिकल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। MSDS जो है कौन लिखता है? तो MSDS जो होता है रिटन बाय मैन्युफैक्चरर, जो केमिकल को बनाता है उसको वो लिखता है, और गवर्नमेंट एजेंसी जो लिखती है। ओसा का फुल फॉर्म क्या है? तो ओसा का फुल फॉर्म है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है जो सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करती है। इसके अलावा जो क्वेश्चन देखते हैं, ए फायर दैट स्प्रेड रैपिडली थ्रू द डिफ्यूजर फ्यूल सच ए डक्ट गैस एंड वेपर एंड इग्नाइट लिक्विड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ डैमेजिंग प्रेशर, तो उसे कहेंगे फ्लैश फायर, है ना। फ्लैश फायर क्या होता है, जैसे कोई पेट्रोल आप लेकर जा रहे हो और पेट्रोल जो है लीक कर गया है, तो वो जो है आप पहुंच गए हो 2 किलोमीटर, लेकिन किसी ने सिगरेट पी के अगर वहाँ पे जो है फेंक दिया तो वहाँ आग लगेगी, तो वो सीधे सीधे आपके पास चली जाएगी, तो वो जो होगा वो उस समय जो फायर लगी उसे फ्लैश फायर कहेंगे। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल पंप को कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप ट्रांसपोर्ट फ्लूइड बाय कन्वर्टिंग, तो जो है काइनेटिक एनर्जी को हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी में कन्वर्ट करके। नेक्स्ट, ड्राई केमिकल जो है जैसे बीसी हुआ, एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर है, वो कहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता, किस जो है फायर में किस चीज़ के जो है फायर में नहीं किया जा सकता, तो जहाँ पे कमर्शियल सॉलिड है उनमें हम जो है इस ड्राई केमिकल जो है इसका यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक आध क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छे हैं, बाकी जो है उतना सही नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्लेमेबल लिक्विड हैविंग फ्लैश फायर 23 डिग्री एंड एबव बिलो 65 डिग्री, तो उसको किस लिक्विड में रखा गया, तो उसे क्लास बी लिक्विड में रखा गया है ना। इसके अलावा हमारा है, ये भी नहीं कोई है, टू फेज बर्निंग कम्बशन डिपेंड अपॉन, ये भी कुछ नहीं, आप पढ़ लीजिएगा टेंडर वगैरह। इसमें जो और क्वेश्चन, हीट रैपिडली फायर कंडीशन, ये भी नहीं है। लाइफ ऑफ वाटर टाइप, हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का लाइफ क्या है, कितनी लाइफ होती है उसकी, तो 10 साल होती है। हमारे यहाँ फायर हूटर बच गया है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। द ट्रेवल टाइम, ये भी नहीं सही है। प्रोडक्ट इन्वेंट्री, ये भी नहीं सही है। चेक लिस्ट जैसे ये हाई बिल्डिंग, ये भी नहीं है। द कलर ऑफ, हाँ ये भी क्वेश्चन आया है कि द कलर ऑफ द एग्जिट साइन, यानी एग्जिट मतलब बाहर निकलने का जो रास्ता होता है, तो उसके लिए जो साइन बने होते हैं, तो उस साइन का कलर क्या है, तो ये भी आया हुआ है, तो वो ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट है, ये भी नहीं सही है। इनफैक्ट इसमें से एक आध क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। और फायर फाइटिंग फोम नॉट अफेक्टेड ऑन द फायर इन्वॉल्विंग, हाँ फायर फाइटिंग का यूज़ कहाँ पे नहीं कर सकते, तो ये भी इन तीनों में नहीं कर सकते, ऑल ऑफ द वो सही है। इसके अलावा इन वाटर स्टोर, ये भी नहीं है सही अपना। इन फ्लैश फायर, व्हाट इज द मेन टॉक्सिक गैस फायर हीटर, ये भी नहीं है। हाइड्रोजन सल्फ, हाँ इसमें कह रहा है कि जो व्हाट इज द मेन टॉक्सिक गैस द फायर फाइटिंग हैज़ टू बियर इन माइंड वाइल रेस्क्यूइंग इन ट्रैप पर्सन फॉर सीवर, तो जो कह रहा है कि अगर आप कहीं पे अगर सीवर वगैरह में आग लगी होती है, तो वहाँ पे अगर कोई फायर एक्सटिंग्विशर का पर्सन जाता है वहाँ पे आग बुझाने, तो किस गैस के कारण जो है मर जाता है या ट्रैप हो जाता है, तो जो है कहीं भी अगर गड्ढे वगैरह में जो भी गैस रिलीज होती हैं वो होती हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, उसी की वजह से वो ट्रैप हो जाता है ना। तो ये रहे हमारे जो है पूरे जो है एक तरह से क्वेश्चन। और इसमें जो है एक चीज़ और मैंने इंक्लूड करना भूल गया हूँ मैं, जो है आपके जो है कुछ जो है पूछे गए हैं जो है फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म जो है इसमें जो है दोस्तों मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको इन्वॉल्व करने की। एक सेकेंड,